जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और ब्रेक 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 एंड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के बाद अब हम लोग तीसरा पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कि है आफ्टरवर्ड्स, जिसके पोएट हैं थॉमस हार्डी। आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैच्ड इट्स पोस्टर बिहाइंड माय टर्बुलस स्टेट। मतलब देखिए यहाँ पे वो जो प्रेजेंट है यानी जो उनका अभी का वक्त है उसको उन्होंने पर्सनिफिकेशन के तहत पर्सनिफाई किया है कि वो क्या कर रहा है, वो लैच कर रहा है। लैच मतलब क्या, क्लोज। याद रखिएगा, लैच मतलब क्या, क्लोज। इट्स पोस्टर, पोस्टर मतलब क्या, उनके पीछे का प्राइवेट गेट बिहाइंड माय टर्बुलस स्टेट। टर्बुलस स्टेट का मतलब होता है शेकिंग और फ्रेगल। फ्रेगल मतलब वो कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा टेम्पररी लाइफ की तरफ उनका इशारा है। तो देखिए इस पोयम में वो सबसे पहली बात क्या कहते हैं हार्डी जी कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरी जो ये टेम्पररी जीवन है वो जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा देखिए, एंड द मे मंथ फ्लैप्स इट्स ग्लैड ग्रीन लीव्स। अब क्या होगा देखो, मे मंथ आएगा और उस टाइम पे एक ग्रीन लीव्स जब निकलेंगी। अब समझिए तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो पोयम है वो स्प्रिंग सीजन पे दिखाते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा कि मे मंथ है, स्प्रिंग सीजन है, जिसमें नए नए फूल, नए नए पत्ते निकलते हैं, तो बोले ग्रीन लीव्स। अब देखिए ग्रीन लीव्स को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, तो लाइक विंग्स। जिस तरह से देखिएगा जब जो चिड़िया होती है अपना फर्स्ट टाइम विंग्स को खोलती है और उड़ने की कोशिश करती है, कितना वो खूबसूरत होता है। उसी तरह से जब ग्रीन लीव्स भी पहली बार निकलेंगी तो विंग्स की तरह होंगे। विंग्स कौन से, तो बर्ड्स के विंग्स की तरह। तो यहाँ पे वो उन्होंने स्माइली का यूज किया है। एग्जाम में आपका आ सकता है कि इस लाइन में उन्होंने कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया, आप याद रखिएगा, स्माइली, ठीक है। आगे, डेलिकेट फिल्म एज न्यू स्पन सिल्क। और वो क्या कहते हैं, लिप्स के बारे में वो कहते हैं। और देखिए कितना डिटेल में वो लिखते हैं कि डेलिकेट फिल्म, ओके, कैसा ये, एज अ न्यू स्पन सिल्क। मतलब क्या, वो सिल्क है। सिल्क से मतलब क्या, वो सिल्क नहीं है बल्कि वो सिल्क की तरह सॉफ्ट है। ये भी आप याद रखिएगा। विल द नेवर से, और ये सब देख के उनके जो पड़ोसी है वो क्या कहेंगे। आप जरा डिटेलिंग में ध्यान दीजिएगा थॉमस हार्डी का, बिल्कुल फैन हो जाओगे। कितना प्यारा ये पोएम है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं रहूंगा मैं लिखूंगा, नहीं, उनको तो पता है वो अपने डेथ के बाद कर चुके हैं। वो क्या कहते हैं, पड़ोसी कहेंगे, विल द नेवर से ही वाज अ मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग्स। कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि ऐसे चीजों को नोटिस करता था। कैसे चीजों को नोटिस करता था, तो ब्यूटी ऑफ नेचर या कह लो ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे जो पोएट है वो अपने हम्बलनेस को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि जहाँ वो मरने के बाद एक पोएट के रूप में, एक राइटर के रूप में जाने नहीं जाना चाहते हैं कि लोग उन्हें इस रूप में याद करें, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें ऐसे याद करें कि ये जो व्यक्ति था वो हर छोटी चीजों को नोटिस करता था। ही वाज सच अ नेचर लवर। अब आगे देखिए, इफ इट बी इन डस्क व्हेन। डस्क मतलब क्या होता है, ट्विलाइट के समय, जो सुबह और रात के दिन और रात के बीच का जो वक्त होता है, ठीक है, 5-6 बजे का करीब। तो इसको भी एक तरह से सिंबलाइज किया गया है कि बाउंड्री बिटवीन डे एंड नाइट। आप कह लो कि बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ। When like an eyelid soundless blink। अब यहाँ पे देखो क्या बात किया जा रहा है कि अगेन लाइक है, लाइक मतलब स्माइली, eyelid soundless blink, यानी कि एक पंछी आएगी कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ अ बर्ड, जो बिना आवाज के एकदम आस्ते से। देखिएगा शाम को जब पंछियां अपने घर आती हैं तो एकदम शांति से वो आती हैं, ठीक है। सुबह भले वो अपने आवाज चीची करते हुए चली जाएंगी, बट शाम को एकदम शांति से वो आती है। अगेन उन्होंने नेचर की डिटेलिंग को यहाँ पे दिखाया है। आगे, द ड्यूफुल हॉक कम्स क्रॉसिंग द सेट्स टू अलाइट। अब शाम हो चुकी है, क्या हुआ, जो ड्यूफुल हॉक है, जिसका एक नाम नाइट जार भी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको नाइट जार क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये वो बर्ड है जो सनसेट के बाद एक्टिव होता है, ठीक है। सेट्स टू अलाइट मतलब वो लैंड में आ चुका, मतलब अपने वो घर से निकला, अपने पेड़ से निकला, वो कहाँ आ चुका है, लैंड तरफ आ चुका है, जमीन तरफ आ चुका है। आगे, अब वो आगे कहाँ गया, तो अपॉन द वाइन रैप अपलैंड थ्रॉन। अब वाइन रैप यानी हवा से झोंके से गिरा हुआ कौन, एक थ्रॉन। थ्रॉन मतलब क्या, हॉथॉर्न ट्री के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि हिल साइड में, अपलैंड यानी हिल, ओके। अब ये सारा सीन कि ड्यूफॉल हॉक निकला और जाके हॉथॉर्न ट्री पर बैठा जो कि गिरा हुआ ड्यू टू वाइन, उसको कौन देख रहा है, तो एक गेजर देख रहा है। गेजर कौन है, तो कोई भी एक पर्सन जो देख रहा हो। मैं थिंक वो पर्सन ही सोच सकता है। और क्या, अब देखो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं, टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फैमिलियर साइट।
कि उसके लिए भी काफ़ी आम बात होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नेचर का एक ऐसा चीज़ है जो मैं नोटिस करता हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर बगल से गुजर रहा है तो उसे भी नोटिस करते करते उसे ये चीज़ एक आम नज़ारे की तरह फील होना चाहिए, या देखा देखा सा फील होना चाहिए, फैमिलियर फील होना चाहिए। आगे, इफ आई पास ड्यूरिंग सम इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉकटर्नल ब्लैकनेस। अब देखिए वो फिर से अपने डेथ की बात कर रहे हैं, और इसमें वो बताते हैं कि अगर मैं तब मर जाऊं जब गहरी रात में, मिडिल ऑफ नाइट की बात कर रहे हैं। और वो क्या लिखते हैं, मॉथी एंड वॉर्म से हो सकता है दिखा रहे हो समर नाइट को, ठीक है, अगर तब डेथ कर जाऊं। अब क्या, तब भी व्हेन द हेडॉक, अब हेडॉक को आप देखिएगा तो काफी कांटेदार होता है, ठीक है, ट्रेवल्स फुटबली ओवर द लॉन क्विकली, वो भी मेरे ऊपर से शांति से जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर वो भी मेरे ऊपर से गुजर रहा है तो उसे शांति से जाने दो, उसे कोई डिस्टर्ब ना करो, उसे कोई हार्म ना पहुंचाओ। अब वो लास्ट में मतलब नेक्स्ट टाइम क्या कह रहे हैं, वन में से एक कैसे कोई कह सकता है, ही स्टॉप मतलब क्या, एफर्ट टू प्रोटेक्ट, यानी बचाने की कोशिश करना, दैट सच इनोसेंट क्रिएचर्स शुड कम टू नो हार्म। और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे इनोसेंट क्रिएचर्स, सोचिए वो हेडजॉग के बारे में कह रहा है, उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम एंड नाउ ही इज गॉन। लेकिन वही लोग अब ये भी कह रहे होंगे कि जो व्यक्ति मरा है, यानी जो ऑथर जब डेथ करते हैं उनके बारे में कह रहे होंगे कि वो उनके बारे में कुछ और भी कर सकता था, लेकिन अब तो वो जा चुका है। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग अब समझेंगे, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले के 12 लाइन्स इस पोएम का कुछ समझ में आए होंगे। अब चलिए हम लोग लास्ट के 8 लाइन्स देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पोएम भी कंप्लीट हो जाएगा। इफ when hearing that I have been stilled at last, they stand at the door. Okay. जब वो लोग सुनेंगे I have been stilled at last, मैं रुक गया हूँ आखिरकार, यानी कि पोएट मर चुके हैं, इसको उन्होंने एज अ यूफेमिज्म यूज किया है। They stand at the door, वो आके दरवाजे पे खड़े होंगे। Watching the, अब क्या देखना है, watching the full star heavens, heavens मतलब स्काई, यानी पूरी आसमान जो है वो सितारों से भरा होगा। डेट विंटर, यानी अब देखिए, अब वो अपनी मौत को कभी इमेजिन कर रहे हैं, अपने डेथ को कभी इमेजिन कर रहे हैं विंटर नाइट में, जहाँ पे आसमान पूरा क्लीन एंड काम है और वहाँ पे स्टार्स भरे हुए हैं। इमेजिनेशन लेवल आप देखिए इनका, ठीक है। और विल दिस थॉट राइज ऑन दोज हु विल मीट माय फेस नो मोर, क्या ये सोच उन लोगों के दिमाग में आएगा जो लोग दोबारा मेरे फेस को नहीं देखेंगे, यानी अब तो मर चुके हैं, अब उनका फैनरल होगा, राइट। तो नोबडी इज गोना सी हिम अगेन। अब वो क्या कहते हैं, ही वाज वन, अपने बारे में, ही वाज वन हु हैड एन आई फॉर सच मिस्ट्रीज, ओके, कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास नजरें थी ऐसे मिस्ट्रीज को देखने के लिए। कैसे मिस्ट्रीज को देखने के लिए, मिस्ट्रीज यहाँ पे क्या रिफर कर रही है, तो वंडर ऑफ नेचर, नेचर की खूबसूरती को, जैसे कि यहाँ पे लाइट स्टार्स इन विंटर नाइट। और अब सोच के देखिए ना, वो अपने मौत के डे पे भी वो अपने मौत के बारे में बात ना करके वो उस नेचर के इन्वायरमेंट को इमेजिन कर रहे हैं कि विंटर नाइट होगा, पूरी आसमान स्टार से भरा होगा। जस्ट सी हिज इमेजिनेशन गाइस। एंड द लास्ट फोर लाइन्स इज हियर, एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्वाइटनेस इज हियर्ड इन द ब्लू, ओके। और क्या भी कहेगा, क्या कहेगा, पूरा 2-3 लाइन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। व्हेन माय बेल ऑफ क्वाइटनेस मतलब जो उनका फंडल बेल है, ठीक है, जब फंडल जा रहा होगा, बेल बज रहे होंगे, इस हेड में ग्रुप ऑफ एटमॉस्फेयर में गूंज रहा होगा, डार्कनेस में कह दीजिए, एटमॉस्फेयर में कहते हैं, डार्कनेस में छोड़ा, एटमॉस्फेयर की याद रखिएगा। एंड द क्रॉसिंग ब्रीज कट्स द पोस्ट, और उसी टाइम एक हवा आएगी जिसके कारण कट्स द पोस्ट, एक पोज आ जाएगा, इससे पोज आ जाएगा इन द आउटगोइंग, मतलब बेल की साउंड, ठीक है, क्योंकि हवा चलेगी तो बेल का साउंड तो इंटरप्ट होगा, ठीक है ना। टिल दे राइज अगेन, और वो फिर से स्टार्ट होगा, एज दे वेयर न्यू बेल्स ब्लू, जैसे कि एक नया
बेल की कली खिल गई हो। कहने का मतलब समझिए कितनी बारीकी से, कितना डिटेल में उन्होंने नेचर के बारे में यहाँ ये बात कर दी कि मेरी जब फंडल जा रही होगी तो बेल बज रहा होगा, फिर जब हवा क्रॉस करेगी तो हवा के कारण बेल रुक गया होगा, फिर जब हवा गुजर जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे बेल फिर से बजेगा, जैसे कि उस अपने नए बेल की कली खिली हो, ब्लूम हुआ हो और जन्म लिया हो। ठीक है, मतलब इतनी बारीकी से नोटिस किया। तो वही कहते हैं विल एनी से, मतलब कोई कैसे देखेगा और इसके बारे में कहेगा। अभी कहेगा, अब वो क्या कहेगा, वो लोग क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि ही हियर्स इट नॉट नाउ, वो भले ही इन आवाज़ों को ना सुन रहा है। कौन? हमारे थॉमस हार्डी साहब। बट यू हैव टू नोटिस सच थिंग्स, मतलब वो व्यक्ति उस चीज़ को नोटिस करेगा और उसको नोटिस करने के बाद फिर वो कहेगा कि जो पोएट है वो भले से नहीं सुन सकते, लेकिन वो जब थे तो ही यूज्ड टू नोटिस सच थिंग्स। तो इसी के साथ ये पोएम आपका खत्म होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बता दूं दोस्तों, तो पोएम को अच्छे से समझ के जाइएगा, इसलिए मैंने लेक्चर लिया है। और मीनिंग भी पूछा जा सकता है, जो बोर्ड में आपका लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपना और उनका दोनों का एग्जाम अच्छा करिएगा। थैंक यू सो मच।